हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2021 मिशन 240 प्लस में आज हम 15 डेज देखेंगे। आज हम हाफ वे माइलस्टोन पहुंच गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाइज देखो तो हम जो 1500 क्वेश्चन यानी कि 60% पे आज कंप्लीट हो जाएगा। और डे वाइज यदि हम देखें तो हाफ डे कंप्लीट हो गया। तो आज कंप्लीट होता है तो 1500 क्वेश्चंस। 1500 क्वेश्चंस अपने आप में काफी होता है। देखो, आप सोल्व करते हो तो नो डाउट सम टाइम लगेगा कि 100 क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली सम टाइम होता है, यदि जो वेल प्रिपेयर्ड माइंड है तो 100 क्वेश्चन शायद आपको कम लग सकता है। यस, लेकिन उस 100 क्वेश्चन को बनाना एक हर डे आपको वीक में 6 डेज वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। उस चीज़ को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना अ लॉट ऑफ देखो उसको हाउएवर किसी ने टाइप करके आपको दिया, बट स्टिल उसमें आपको एरर निकालना होता है। फिर आपको प्रॉपर तरीका से फॉर्मेट में लाना और सारी चीज़ों को ये करना, ठीक है? तो ये चैलेंज होता है, लेकिन आपके लिए भी है क्या कि मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज करो। जितना अधिक रिवाइज करोगे, फॉर एग्जांपल आज 1500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। अब इनको ही आप प्रॉपर तरीका से रिवाइज करो। देखो, प्रॉपर क्या होना चाहिए कि जो अब तक कर चुके हो, नेक्स्ट जब आए तो एटलीस्ट जो अब तक पहले जिस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो, मोर और लेस जिसका कंसेप्ट हम यूज कर पा रहे हैं, वो गलत नहीं होना चाहिए। दिस इज द मूल मंत्रा कि अभी हम मान के चलो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, पावर के बारे में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे और क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर सेम, एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स यदि यहां यूज हुए हैं तब वो आपको गलत नहीं होने चाहिए। इसमें से फर्स्ट है, विद रेफरेंस टू कोची मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कोची गैस पाइप मैंगलोर, ठीक है, तो कोची आपका केरल में है और मैंगलोर आपका कर्नाटक में है। तो इसके बारे में ये विचार करना, द 450 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन हैज बीन बिल्ट बाय गेल इंडिया लिमिटेड। यस, देखो लास्ट टाइम आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एक कंपनी दिया हुआ था सीपीएसई, तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, उसमें क्या ये है, नवरत्ना, मिनी रत्ना, महारत्ना। तो ये आपका उसमें था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया शायद था ना। हाँ, तो इसमें गेल इंडिया है। गेल इंडिया क्या है, महारत्ना है। आपको महारत्ना के कंपनियां जो भी हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए। महारत्ना की शायद 9 कंपनी है, एग्जैक्ट देख लेना। तो महारत्ना जितनी कंपनियां हैं उसके बारे में आपको जानना चाहिए। और महारत्ना की ये कंडीशन है, ये भी ये मैं पहले और डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज के जब आपका प्रीवियस ईयर यानी कि 2020 वाला क्वेश्चन को देख रहे थे, तो उसमें हमने इस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो आपको ये एटलीस्ट लिस्ट पता होना चाहिए कि ये महारत्ना कंपनी कौन है। तो ये महारत्ना कंपनी है। और जो गैस सप्लाई है, ये गैस पाइपलाइन वगैरह है, इसमें इंडिया में 75% कंट्रीब्यूशन इसका है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही आपका हो गया। लेइंग द पाइपलाइन वाज डन थ्रू अ स्पेशल टेक्निक कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड। देखो, दो तरीके से, एक ड्रिलिंग मेथड जो होता है कट एंड कवर मेथड। मान के चलो कि ये लैंड है, तो ये देखोगे कि खुदाई वगैरह या तो मशीन से करते हैं या फिर नॉर्मल जो होते हैं लेबरर्स वो करते हैं। तो खुदाई किए तो पहले खोदे, तो इसको क्या करते हैं, कट एंड कवर। मिट्टी को काटे, केबल बिछाए या पाइप बिछाए, उसके बाद कवर कर दिए। लेकिन हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में क्या है कि आप यहाँ पे यहाँ आप एक चैम्बर बनाओ, फिर आप यहाँ चैम्बर बनाओ, और इस बीच में जो है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करते हो तो पूरे लैंड को ऊपर काटने की जरूरत नहीं है। नीचे ही आज की डेट में बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड मशीन आ गए हैं। इनफैक्ट देखोगे दिल्ली मेट्रो वगैरह क्या है, अंडरग्राउंड ये प्रॉपर बनाया गया, और उसमें तो ये है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मेथड। तो इसके द्वारा ये बिछाया गया, तो उससे क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली वो मेथड है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। तो यानी कि सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट कह रहा है, एट ए डिनर पार्टी एवरी 2 गेस्ट यूज्ड ए बॉल ऑफ राइस बिटवीन देम, एवरी 3 गेस्ट यूज्ड ए बॉल ऑफ दाल among them, and every 4 guest used a ball of curd among them. There are altogether 65 balls. What is the number of guests present at the party? यानी कि पर दो गेस्ट में वन जो प्लेट है, बॉल है, वन बॉल है राइस, ये शेयर किया। पर 3 में आपका ये दाल शेयर किया, और पर 4 में जो है वो कर्ड शेयर किया। अब एक चीज देखो,
तो ये टोटल जो है 65 है। इसका मतलब है कि 2, 3 और 4 ये तीनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए जो नंबर ऑफ गेस्ट होंगे। तो देखो 90 जो है, तो 90 आपका 2 और 4 सॉरी 2 और 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। 80 जो है, 80 क्या है? 2 और 4 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। 70, 70 क्या है? ओनली आपका 2 से डिविजिबल है, तो ये भी नहीं होगा। 60 ही होगा जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब है 60। तो अब इसी से आप चेक हो गया। अब देखो ये इसको अब 60 आया, फिर भी हम श्योर होने के लिए यदि देख लेते हैं, ठीक है? तो 2 पर 2 तो गेस्ट और ये 60 है, तो ये राइस कितने चाहिए? 30। राइस 30 चाहिए और 20 आपके कितने चाहिए? 20 आपके दाल चाहिए और 15 आपके कर्ड चाहिए। तो 30, 20, 15 यानी 65 हो गया। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है? नेक्स्ट कह रहा, इन अ टेस्ट ए कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चंस and secured 50% marks in each of the question. If he obtained a total of 40% marks in the test and all question in the test carries equal marks, how many questions were there in the test? Just देखो क्या कर रहा है कि वो 50% मार्क्स ये हर क्वेश्चन में प्राप्त कर रहा है। तो देखो और टोटल वो कितना प्राप्त किया? तो 40% प्राप्त किया। यानी कि सारा क्वेश्चन यदि वो सोल्व करता 100% क्वेश्चन, तो उसको 50% मार्क्स प्राप्त होने थे। क्यों? क्योंकि वो ईच क्वेश्चन में 50% मार्क्स प्राप्त कर रहा है। तो सारे क्वेश्चन यदि करते तो 50% मार्क्स प्राप्त करते, लेकिन 40% किया है, तो 40% ही ये किया है। इसका मतलब है 40% का मतलब जब है कि 8 क्वेश्चन, तो 50% का मतलब कितना हो जाएगा? 10 क्वेश्चन हो जाएगा। 10 क्वेश्चन, तो ये बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थ फील इम्बैंकमेंट डैम ऑन द ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो ब्यास नदी पर यानी कि मिट्टी के तटबंध से बना हुआ बांध, जो इसको राणा प्रताप सागर भी कहते हैं। राणा प्रताप सागर, तो ये क्या है? पोंग डैम। पोंग डैम उसको राणा प्रताप सागर ये कहते हैं। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में यानी महाराणा प्रताप सागर, ठीक है? तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है। देखो एक कंक्रीट डैम होता है और एक होता है लैंडफिल डैम। लैंडफिल डैम का मतलब ये नहीं है कि आपका एम्बैंकमेंट डैम ये लैंड से ये मिट्टी से बनाया गया है, मिट्टी का तटबंध, तो उसमें जो है कंक्रीट यूज नहीं। कंक्रीट भी कुछ जगह जहां इंपॉर्टेंट है वहां यूज होता है, लेकिन मेजोरिटी पार्ट जो है वो आपका जो है वो मिट्टी का तटबंध बनाया गया है। तो ये पोंग डैम यानी कि महाराणा प्रताप सागर डैम भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट करा, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो नेशनल मेट्रोलॉजी जो है मेट्रोलॉजी आपका कॉन्क्लेव जो है सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली, ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो पूसा कैंपस है वो उसमें से उसने ये ऑर्गेनाइज किया, ठीक है? तो ये सीएसआईआर का एक लेबोरेटरी है। सीएसआईआर के इंडिया में जो है बहुत सारे लेबोरेटरी हैं और इनका काफी रेपुटेशन है। तो फिफ्थ का ए आंसर हो गया। नेक्स्ट का रहा, इफ रेडियस ऑफ ए सर्किल इज रिड्यूस्ड बाय 50% इट्स एरिया विल बी। तो देखो आप एरिया जान रहे हो कि पाई आर स्क्वायर होता है। सीधी सी बात है, इसमें नंबर ले लो। हम इनिशियली कोई भी लेते हैं कि 2 रेडियस यदि है, रेडियस 2 यदि है, तो इसका एरिया क्या होगा? पाई इंटू 2 स्क्वायर। तो ये 4 पाई इसका होगा। अब देखो रेडियस को हाफ कर देते हैं, तो रेडियस 2 था तो हम रेडियस को 1 ले लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर यहां भी, तो पाई इंटू 1 तो इसका मतलब है पाई सिंगल। तो देखो ये 4 पाई है, ये पाई है, तो ये कितना हो गया? ये इसका 25% ही है, तो इसका मतलब घट के कितना गया? 75% रिड्यूस हो गया। तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट करा, आर्टिकल 371 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ स्पेशल प्रिविलेज टू। तो जो आर्टिकल 371 ए है वो नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। ये कह रहा है कि एन ऑटोमोबाइल ओनर रिड्यूस्ड हिज मंथली पेट्रोल कंजम्पशन व्हेन द प्राइसेस वेंट अप, द प्राइस कंजम्पशन रिलेशनशिप इज एज फॉलो। तो देखो
जब प्राइस 40 रुपए लीटर था तो कितना कंज्यूम कर रहा था? 60 लीटर। व्हेन प्राइस इज 50, देन हिज कंजम्पशन इज 48। देन व्हेन प्राइस इज 60 पर लीटर, देन इट इज 40। और व्हेन प्राइस इज 75, देन इट इज 32। अब कह रहा है कि प्राइस यदि आपका 80 हो रहा है, तब कितना कंजम्पशन होगा? तो एक देखो, ये सारे का मल्टीप्लिकेशन देखो तो 2400, इसका 2400, 2400, 2400, इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर ये सेम रख रहा है। यदि प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन कम कर दे रहा है। तो अब 80 है तो तब भी 24 होना चाहिए, तो 30 लीटर, ठीक है? तो 8 इंटू 3 करोगे, 80 इंटू 30, तो ये आपका हो जाएगा 2400। तो इसका मतलब है कि वो कंजम्पशन अपना कांस्टेंट रखना चाहता है, व्हाटसोएवर इज द प्राइस। यदि प्राइस कम है तो ज्यादा कंज्यूम करेगा, प्राइस ज्यादा है तो कम कंज्यूम करेगा। तो 30 लीटर एट 80 पर करेगा, उसी ढंग से जो भी रहेगा। मान के चलो 100 क्रॉस कर गया, तो 100 यदि है तो 24 लीटर ये यूज करेगा, ठीक है? 120 हो जाता है तो 20 लीटर यूज करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मैच करना है ये ए और बी से, लिस्ट वन और लिस्ट टू में हमको मैच करना है। तो इसमें से जो आपको पता चलता है वो उसको आप ये कर सकते हो। तो देखो, एसिटिक एसिड यदि हम देखते हैं तो एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल क्या है आपका? वो खट्टा है, तो उसको क्या है, पिकल्स में यूज करते हैं। तो आपका दो विकल्प एलिमिनेट हो गया। अब देखो, सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड जो होता है ये सिट्रस फ्रूट ये में होता है, तो ये फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है। तो ये इसका टू, तो वन का बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक के रूप में, और मैग्नीशियम क्लोराइड एंटा एसिड के रूप में, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंटा एसिड। इसका मतलब है कि एसिड को यदि एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है यानी एसिड हो जाता है तो उसको एंटी के रूप में यूज करते हैं कि इस ये इसमें, सॉरी, एक सेकेंड, ये वाला में ये चेंज कर लेना, एक ये एंटा एसिड इसको ये कर लेना है, ठीक है? इसमें एंटा एसिड ये छूट गया था, ठीक है? आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसको एंटा एसिड ये कर लेना है। तो ये आपका 1 2 3 4 हो गया, ठीक है? तो इसका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट करा, इन एन एग्जामिनेशन पेपर वेयर मैक्सिमम मार्क्स आर 500। तो 500 मैक्सिमम मार्क्स, यानी मैक्सिमम मार्क्स पेपर का 500 है। ए गोट 10% मार्क्स लेस देन बी, बी गोट 25% मार्क्स मोर देन सी, एंड सी गोट 20% मार्क्स लेस देन डी इफ ए गोट 360। तो जैसे जैसे दिया हुआ है उस उसे उसे हमको चलते जाना है। तो ए देखो कह रहा है 360, तो ए से बी का रिलेशन है, तो ए गोट 30% लेस देन बी। इसका मतलब है ए का वैल्यू क्या है, 90% है, और बी का 100% सपोज है, चूंकि बी से 10% ये कम। तो इसका 90% इक्वल टू 360 है, इसका मतलब 100% इक्वल टू क्या होगा, 400। यानी कि बी जो प्राप्त किया है 400। अब देखो, बी गोट 25% मार्क्स मोर देन सी। तो बी यदि 25% यदि सी से अधिक हुआ है तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 320। आप इसको कर लोगे परसेंटेज के आधार पे। अब कह रहा सी गोट 20% मार्क्स लेस देन डी, यानी कि डी ज्यादा प्राप्त किया है 20%, ये ठीक है। सी गोट 20% मार्क्स लेस देन डी, यानी सी जो है लेस देन डी से किया है, इसका मतलब डी ज्यादा किया है इससे। तो इसका कितना हो जाएगा, 400। डी कितना, 400 प्राप्त किया। तो कह रहा है कि इफ ये ए गोट 360, तो व्हाट मार्क्स डिड डी गेट? तो डी कितना है, 400 किया। टोटल मार्क्स कितना है, 500। तो 400 बाई 500 इंटू 100, तो इसका मतलब 80% मार्क्स डी जो प्राप्त किया। नेक्स्ट कह रहा है कि द वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्या कह रहा है, एडम स्मिथ जो है इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट देता है कि फ्री मार्केट में है सप्लाई और डिमांड जो है वो उस चीज को बैलेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल लो कि मार्केट में मान के चलो कि टोमेटो बहुत ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब है कि सरकार इंटरवेन करे या ना करे, यदि बहुत ज्यादा टोमेटो मार्केट में है इसका मतलब है कि प्राइस कम होगा, क्योंकि क्या है, सेलर जो है वो चाहेगा कि हमारा टोमेटो सेल हो, और यदि वो सेल नहीं, हाई प्राइस रखता है तो उसके टोमेटो सड़ जाएंगे, तो वो उसका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि वो सस्ता पर बेचेगा।
तो सस्ता पर जब बेचेगा तो कंज्यूमर के पास क्या है, कंज्यूमर बोलेगा ठीक है, ऐसे मान के चलो कि 30 रुपीज है तो शायद वो लेने के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन 20 रुपीज हो गया तो 20 रुपीज हो गया तो वो खरीदने में इंटरेस्टेड होगा, वो इंटरेस्ट दिखाएगा और वो टोमेटो खरीद लेगा। या फिर उसी को रिवर्स में लो कि टोमेटो बहुत कॉस्टली हो जाए, मान के चलो जैसे मेडिसिन अभी देखो अपने बहुत सारे मेडिसिन वगैरह में कि क्या है कि सप्लाई, अब उसमें ब्लैक मार्केटिंग भी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये प्ले किया, लेकिन हम फिलहाल के डेट में देखते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं है। लेकिन मान के चलो मेडिसिन खरीदने वाले 100 हैं और मेडिसिन का वाइल 50 ही अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली बात है कि अधिक उसकी प्राइस होगी और जो क्षमता जिसकी है वो खरीदेगा। तो कह रहा है कि इट इज द इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अदरवाइज फ्री मार्केट यहाँ कह रहा है, फ्री मार्केट का मतलब है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें नहीं है। जब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है तो गवर्नमेंट जो है, जैसे मेडिसिन का हमने एग्जांपल जो दिया, तो मेडिसिन में गवर्नमेंट जो है प्राइस कंट्रोल करती है कि यस इससे अधिक प्राइस में नहीं, लेकिन वो जिसका इमरजेंसी है तो हर जगह सरकार के नुमाइंदे तो बैठे हुए नहीं है। तो ये जो है द इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये करता है। अब कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट इन द इकोनॉमी, नहीं डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं ये आता, लेकिन मेजोरिटी जो कह रहा है कि प्राइस जो मैकेनिज्म होता है वो डिमांड और सप्लाई का, ये डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन ये स्मॉल में तो प्रभावित होता ही है, in determination of the economy's propensity to consume, no determination of the economy's full employment output, no, ये इसका ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है नॉन मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इज अ पीस प्रोसेस इंक्लूड। तो देखो एक तो होता है कि मिलिट्री रूप से कि मान के चलो कि जो सैन्य लेवल पे टॉक होता है, या तो टॉक होगा, टॉक फेल होगा तो वॉर होगा, कुछ ऐसा सिचुएशन होता है। लेकिन यहाँ कह रहा नॉन मिलिट्री कॉन्फिडेंस, यानी कि मिलिट्री नहीं, आउटसाइड मिलिट्री। तो आउटसाइड मिलिट्री में क्या है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। देखो यदि दो लोगों में आपसी में जो दो देशों के लोगों में आपसी मेलजोल है, इसका मतलब वॉर की संभावना काफी कम हो जाती है। इसी वजह से हर कंट्री जो होता है पीपल टू पीपल कांटेक्ट पे जोड़ देता है पीस को, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट अक्रॉस बॉर्डर सही है। लिटरेसी एंड कल्चरल इंटरेक्शन अंडर गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, यस। ये देखो इसमें क्या है कि मान के चलो कि जो लिटरेरी ये है कि सपोज कोई मुशायरा कोई महफिल लगाए, तो उसमें सपोज पाकिस्तान के कलाकार हैं, उनको भी बुलाए गए, और फिर इंडियन कलाकार है, वो भी मान के चलो कि वहाँ गए, या फिर जो भी है कल्चरल, सपोज अजमेर शरीफ पे दरगाह पे वो आए, फिर नानकाना साहब में ये आपके यहाँ से भी गए, तो यहाँ से भी पाकिस्तान जाते हैं, सिख वगैरह जाते हैं, फिर वहाँ पाकिस्तान से मान के चलो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे मत्था टेकने आते हैं, या फिर दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पे आते हैं। तो वो एक ये भी आपका जो है नॉन मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, ठीक है। इंक्रीजेज इन ट्रेवल फैसिलिटी, यस, ये भी इंक्रीज इन ट्रेवल फैसिलिटी, ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट ज्वाइंट इनिशिएटिव टू टैकल कॉमन सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यस। जो ज्वाइंट जो इनिशिएटिव है, यस, कुछ हमारी समस्या है हम भी समाधान करेंगे, कुछ आपकी समस्या है जैसे बॉर्डर एरिया में कुछ इशू हो रहा है, या ट्रेड वगैरह फैसिलिटी, ये सारी चीजों को। तो 1 2 3 4 ऑल आर नॉन मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट्स हैं। करा नेक्स्ट है अब प्रोविजन शॉप, एक जो किराना का दुकान है, तो फाउंड टू मिक्स 25 केजी ऑफ राइस वर्थ 32 रुपी पर केजी एंड 20 केजी ऑफ राइस वर्थ 35 रुपी पर केजी, एंड द मिक्स्ड राइस इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्स्ड राइस? तो देखो 32 ये केजी मिलाता है, तो ये सॉरी 32 रुपी पर केजी, ये 25 केजी, और 35 रुपी पर केजी, ये 20। तो इसका प्राइस कितना हो गया, ये आप करोगे तो 800 हो जाएगा, ये करोगे तो 700 हो जाएगा, दोनों को ऐड करो तो 1500। अब इसको कह रहा 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 15% इसका कितना हो जाएगा, 1500 इंटू 15 और डिवाइडेड बाई ये 100, तो ये आपका 20, ये 15 इंटू 15 225 हो गया। यानी कि टोटल ये कह रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, तो ये सेल कितने में कर रहा है 1725, और टोटल कितने हैं आपके 45 केजी हैं, 25 केजी प्लस 20 केजी, तो ये 45 से डिवाइड करो, इसको डिवाइड यदि करोगे तो 38 पॉइंट ये आपके 33 ये आएंगे, यानी कि पर केजी उसने जो सेल किया। देखो
कुछ इसके राइस जो थे 32 रुपी पर केजी के थे और कुछ जो थे 35 रुपी पर केजी के थे, लेकिन इसने मिक्स करके 15% प्रॉफिट पे बेचा। इसका मतलब है कि जो सेलिंग प्राइस था वो 30 रुपी 38 रुपी 33 ये 33 पैसे। अब ऑब्वियसली ये प्राइस तो नहीं चलेगा, लेकिन एवरेज जो ये लाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्स रेज। अब देखो नोट वगैरह है तो या तो इसमें करेक्ट मानो या जो भी है। तो देखो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। नो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। इसकी पेनिट्रेशन पावर हाई होता है, ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो यही आपका गलत आंसर हो गया, मतलब ये गलत ऑप्शन हो गया, तो आंसर आपका यही हो गया। अब कह रहा दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। यस, हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ये डिफ्लेक्ट नहीं करता है। दे हैव हाई पेनिट्रेशन लेंथ इन मैटर। यस, उनके पास जो पेनिट्रेशन क्षमता ज्यादा होती है, एनर्जी इसमें ज्यादा होता है। देयर वेवलेंथ इज मच स्मॉलर देन। यस, देखो E इक्वल टू hc बाई लैम्डा होता है। तो जिसका एनर्जी यानी कि जो h जो है प्लैंक कांस्टेंट है और c जो है स्पीड ऑफ लाइट, तो जिसका वेवलेंथ कम होगा एनर्जी ज्यादा होगा, तो इसमें एनर्जी आपका पेनिट्रेट करने का ज्यादा है और वेवलेंथ इसका कम है। ठीक है, तो ए इसका गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना उसका जो है वो स्पीड कम होगा। तो नॉर्मल ये वैक्यूम है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम में ये एक्चुअली स्टैंडर्ड जो है वो वैक्यूम में लिया जाता है 299,792.458 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी मीटर में ये करोगे तो इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अदरवाइज 299,792.458 ये वैक्यूम में है, अदरवाइज एयर में ही नॉर्मल हम यही लेते हैं। तो ये लिए अब कह रहा है कि इसको किसी ऐसे मीडियम से पास किए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। तो जो स्पीड बराबर क्या होगा, जो स्पीड आपका वैक्यूम में दिया हुआ है या एयर में दिया हुआ है, वैक्यूम या एयर में जो स्पीड है डिवाइडेड बाई आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। तो ये 3 लाख किलोमीटर है, 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाई 3 और बाई 2 है तो ये ऊपर 2 चला जाएगा, 3 3 कैंसिल हो गया तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट का रहा हाउ मेनी जोनल काउंसिल वेयर सेटअप बाय द पार्ट 3 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो जो आपका जोनल काउंसिल इस वजह से बनाया गया कि डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनको उस आधार पे, जैसे क्षेत्र के आधार पे उन्हें जो है जोनल काउंसिल में डिवाइड किया जाए। तो इनिशियली जो है 1956 जो एक्ट के तहत जो है 5 जोनल काउंसिल बनाया गया था, लेकिन बाद में फिर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बना दिया गया। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनने के पर अभी 6 काउंसिल है, लेकिन ओरिजिनली जो है 5 काउंसिल बनाया गया था। 5 जोनल काउंसिल इनिशियली बनाया गया था, फिर बाद में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को बनाया गया तो 6 हो गया। नेक्स्ट का रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस। तो सेलुलर प्रोसेस का एनर्जी जो करेंसी है वो एटीपी है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया हुआ बहुत सारा बार आपको ये पूछा गया। नेक्स्ट का रहा द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल विच कंटेन्स ए स्क्वायर ऑफ एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, इस सर्किल के अंदर एक स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर का क्या कह रहा है कि जो ये एरिया है स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया क्या है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर यदि स्क्वायर का एरिया है तो इसका मतलब साइड इसका क्या है, स्क्वायर का साइड 2 है, 2 सेंटीमीटर है स्क्वायर का साइड। अब जब स्क्वायर का साइड तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये चाहिए रेडियस इसका चाहिए। तो देखो जब आपका ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस ये वाला हाइपोटेनियस बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। तो देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर का वर्ग का क्या होता है, दोनों समान है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या हो गया, तो ये अंडर रूट 8 हो गया। तो 8 को क्या है 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 इंटू रूट 2 जो इसका डायमीटर हो गया, डायमीटर हो गया। अब रेडियस यदि करोगे तो डिवाइडेड बाई रेडियस क्या होगा 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि रूट 2 जो है रेडियस हुआ।
आप जानते हैं सर्किल का ये एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई और इंटू रूट टू करोगे तो 2 होगा, यानी कि 2 पाई जो है सर्किल का एरिया हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए न्यू स्फेरिकल कंटेनर इज डबल द रेडियस ऑफ द ओल्ड स्फेरिकल कंटेनर, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यू कंटेनर एंड द वॉल्यूम ऑफ ओल्ड कंटेनर। अब देखो इसमें सबसे एक मान लेना ना कि आपको रेडियस, ये फॉर्मूला पता ही नहीं है कि वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, ये यदि ना पता हो, लेकिन एक तो आप जानते हो कि वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ विड्थ इनटू हाइट, ये तो होता है। आप जो ये में हौज में घनाभ, जो घनाभ ये सब होता है, जो टैंक आपका मान के चलो कि स्क्वायर टैंक है, या तो स्क्वायर टैंक है, यानी कि उस ये स्फेयर सॉरी स्क्वायर वाला है, या फिर ये आपका आयताकार है। या तो आयताकार हो सकता है यानी रेक्टेंगुलर टैंक हो सकता है, या स्क्वायर टैंक हो सकता है, कुछ भी हो टैंक, लेकिन लेंथ विड्थ और हाइट इसमें 3 कंपोनेंट ये करते हो। अदरवाइज जो ये वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन तो 4/3 पाई तो सब में कांस्टेंट होगा, डिपेंड किस पर करेगा, R3 पे करेगा। तो यदि नया जो रेडियस है उसको 2 टाइम्स किए, तो 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 1 × 1 × 1, ये 4/3 तो दोनों में रहेगा, 4/3 पाई तो दोनों में रहेगा, ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, तो इसको तो हम कैंसिल ही कर दिए। तो 2 × 2 × 2 और 1/1 ये तो ये क्या हो गया, ये 8:1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 1992 में जो इसमें पारित हुआ, तो कह रहा है इसने क्या प्रोविजंस किए, मेन फीचर्स इसके क्या थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल स्टेट्स। नो, जिन स्टेट्स का पॉपुलेशन जो 2 मिलियन है, 2 मिलियन से लेस है, तो उनको रखा गया था कि यस आप जो है 2 टायर्स ही कर सकते हैं, या मिडिल टायर्स को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यदि गलत हो जाता है तो आपके आंसर प्राप्त हो गए। पंचायत इलेक्शंस इन एवरी 5 इयर्स, यस 5 इयर्स, एवरी 5 इयर्स में। अब देखो सम टाइम सर्कमस्टांसेस यदि कंपेयर करता है तो आप डिले उसको करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में अभी इलेक्शन होना था, इनफैक्ट अप्रैल मई में ही होना था, लेकिन अभी जुलाई चल रहा है, नहीं हुआ। इसका कारण है कोविड-19 पैंडेमिक। यूपी ने महानता दिखाई और उसने चुनाव करवाया, तो देखोगे कि बहुत सारे लोग का उसमें से डेथ हुआ, उसके कारण भी कोविड स्प्रेड में अहम उसने योगदान दिया। तो जैसे बिहार में टर्म कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अल्टरनेटिव प्रोविजंस चल रहे हैं। नोट लेस देन 33% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। यस, नोट लेस देन यानी कि मिनिमम 33% आप करना है आपको, अधिक आपको जितना मर्जी है। तो बिहार जैसे स्टेट ने 50% कर रखा है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी टू प्रिपेयर डेवलपमेंट प्लान। यस, ये भी सही है, 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन and the mother is 8 times as old as the son. The sum of the father's and the mother's age is 51 year. What is the age of the son? तो देखो सन का x मान लो, तो फादर कितना हो गया, फादर 9x, मदर 8x। अब 8x प्लस 9x 17x, 17x इक्वल टू 51, x इक्वल टू 3। तो x जो बच्चा है वो उसका 3 इयर्स है एज। नेक्स्ट का रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो जब हम खाना पचने का प्रोसेस जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत लंबा है। यस, आपको उस कॉम्प्लेक्सिटी का पता नहीं चलता है, और जब कॉम्प्लेक्सिटी का पता चलता है, जब आपकी पेट खराब हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, तब पता चलता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ मैकेनिज्म सही वर्क नहीं कर रहा। अदरवाइज थिंग्स आर रनिंग स्मूथ। तो कह रहा है कि जो पहला एंजाइम कौन सा है, तो पहला एंजाइम आपका क्या है, मुंह में ही आपको मिलेगा। जो लार होता है, भोजन आपका क्या होता है, उसमें चबाते हो तो उसमें टाइलिन वगैरह आपको मिलता है ये।
तो सबसे पहले जब भोजन ये हम जाता है तो उसमें एमाइलेज होता है, एमाइलेज मिक्स होता है, उसके बाद आगे बढ़ते जाता है। नेक्स्ट का रहा सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर बिकॉज देखो सिल्वर आइटम जो है वो आर्टिकल्स जो भी चांदी के स्पून से आप बहुत सारी चीजों को खाने से मना किया जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है वो ब्लैक ये हो जाएगा और सिल्वर सल्फाइड आपका बना लेता है जैसे एग्स वगैरह में ये तो क्या कर रहा है कि सिल्वर गेट्स ऑक्सीडाइज टू सिल्वर ऑक्साइड नो सिल्वर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म सिल्वर कार्बोनेट सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर ये आपका होता है सिल्वर सल्फाइड बना लेता है ठीक है तो सी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है उसमें विवेक देबरॉय हैं और जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो द फेमस इकोनॉमिस्ट और आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो सी रंगाराजन जो है वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन रिसेंट टाइम यदि देखोगे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जितनी कमिटियां रंगराजन कमेटी ऑलमोस्ट हर सेक्टर में कहीं ना कहीं कमेटियां बनी उस चीज के लिए तो अभी वर्तमान में जो है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल यानी कि देखो प्राइम मिनिस्टर को जो इकोनॉमिक मैटर पे ये एडवाइज करेंगे अदरवाइज देखो नीति आयोग भी थिंक टैंक है वो एडवाइज करती है लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल है इसका मतलब है कि वो प्राइम मिनिस्टर को ये एक तरह से असिस्टेंस प्रॉपर तरीका से ये करेंगे तो ये विवेक देबरॉय हैं तो इसका बी हो गया नेक्स्ट आपका है इफ ए रन्स लेस फास्ट देन अदरवाइज स्लोअर होगा लेकिन वो लैंग्वेज समटाइम उससे हमको कोई मतलब नहीं है अदरवाइज लेस फास्ट टर्म नहीं होता है लेकिन डोंट टेक इट अदरवाइज ठीक है तो ए जो है ए स्लोअर देन बी और बी जो करा रन एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी यानी कि बी जो है सी के बराबर है तो एज कंपेयर टू ए सी रन्स तो फास्टर देन ए ठीक है ना तो सिंपल सा है देखो 25 क्वेश्चन आज हो गया कुछ क्वेश्चंस मैं क्वेश्चन का जो भी लेवल हर में मिक्स करके देता हूं ऐसा ना हो कि किसी में भी ऐसा नहीं दिया जाता है कि इतने टफ आपके हो जाएं कि आप 30 क्वेश्चन ही सही कर पाओ देखो ये भी नहीं मैं कर रहा हूं और इतना भी नहीं कर रहा हूं कि आप एकदम 90% करेक्ट कर लोगे मैं एक स्टैंडर्ड जो सेट करके देता हूं कि जो आपका एग्जाम है एग्जाम में लेवल में ऑलरेडी हमने बताया कि एग्जाम में हॉल में आपका 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं जो सब कर सके और जो उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस 40% के करीब हर में वेरी करता है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये फार्मूला अप्लाई होगा तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं तो जो वेल प्रिपेयर्ड माइंड है तो वो मॉडरेट क्वेश्चन को सही करेगा और मॉडरेट क्वेश्चन में ही उसे मेन सिलेक्शन जो डिपेंड करता है वो इजी वाले में नहीं करता इजी सब कर रहे हैं वहां सिलेक्शन नहीं होता है मॉडरेट वाले में सिलेक्शन होता है और टफ वाले में रैंक डिसाइड होता है ठीक है तो इजी जो है इजी वाला से कुछ नहीं होता है मतलब ऐसा नहीं है कि इजी आप छोड़ दोगे इजी वाला से क्या है कि आप एटलीस्ट वो जो कहते हैं ना कि लेवल लग रहा है जो आपका जो अंडरग्राउंड आप पिलर डालते हो ये बेस बन रहा है तो ये आपका एक तरह से ये बेस बना रहा है कुछ नहीं ऐसा नहीं है मतलब लेकिन कह रहे हैं सिर्फ ये इजी करोगे तो कुछ होगा नहीं फिर मॉडरेट जब करते हो तो सिलेक्शन आपका दिलाता है इसमें कितना करते हो और टफ वाले कुछ क्वेश्चंस करते हो तो रैंक डिसाइड करता है कि किसी का 10th रैंक आया 5 रैंक आया फर्स्ट रैंक आया और किसी का जो है वो जस्ट सिलेक्शन हुआ तो ये आपका डिसाइड करता है कि आपने इसको और इसको कंप्लीट कर लिया प्रॉपर तरीका से तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा इसमें कुछ क्वेश्चंस किया तो आपका रैंक सुधरेगा ठीक है तो हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि आपका मिक्स टाइप का हो मॉडरेट टाइप का हो बहुत अधिक टेंशन ना हो और सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करना मैं हमेशा यही बोल रहा हूं कि 1500 क्वेश्चन यदि आज तक का जो डेट का है 1500 क्वेश्चन यदि कंप्लीट हुआ है तो वो सिर्फ खाना पूर्ति नहीं कि हमने 1500 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया आपका उस पर कितना कमांड है ये मेरे मायने रखता है मैं आई एश्योर यू कि यदि इन 15 ये 2500 क्वेश्चंस है और इस पर कमांड रखते हो तो आपको जो मैंने इनिशियल शुरू डे में ही बताया था कि जो टारगेट हमारा है 250 का है टू सॉरी 240 प्लस का है तो 150 प्लस हमने पेपर वन में रखा था और ये 90 प्लस जो है पेपर टू में यदि आप 2500 क्वेश्चन को ईमानदारी से कर लेते हो ठीक है उसको ईमानदारी से प्रॉपर तरीका से करोगे तो 150 प्लस आपको कोई नहीं रोकेगा देखो
अब हर क्वेश्चन तो 0-0 से नहीं, ईज़ी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप ऑलरेडी जान रहे हो। ऐसा नहीं है ना कि कोई सिर्फ़ और सिर्फ़ बोलोगे इसको हमने इतने रट्टा लगा लिया इसने, आपका इसके साथ समझ भी तो होना चाहिए। ये क्वेश्चन आए हैं तो इनमें कनेक्ट द डॉट ये कर सकते हो। कनेक्शन आपको एस्टेब्लिश करना है, ठीक है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करके आपको उस पर वर्क करना है। तो ये आज हमारे 25 क्वेश्चंस ये हुए, ठीक है? तो 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब पेपर 2 में देखो डे 14 जो था, डे 14 का ये ग्रामर का सॉल्यूशन है, ग्रामर का आंसर डे 14 का है। इसको आप मैच करो, आप जितना अधिक करोगे ग्रामर में सॉलिड मार्क्स आता है। इसमें देखो जो पार्ट बी है उसमें चैलेंज होता है। यदि इसमें देखो पार्ट ए जो होता है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, तो इसमें बाले में इसमें आपको रूल्स जानना जरूरी है। ग्रामर के रूल्स एक्चुअल इसमें है, और जो सेंटेंस करेक्शन करने हैं इन दो में 15 मार्क्स जो है उसमें ग्रामर के रूल मायने रखते हैं। लेकिन जो आपका बी वाला पार्ट है, या तो उसको उससे सेंटेंस बनाने कहता है, या सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कहता है, या फिर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए कहता है, या एंटोनिम लिखने के लिए कह रहा है, या सिनोनिम्स लिखने के लिए, तो हर टाइप के चीजों को मैं दे रहा हूं। एट द एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट क्या है कि वर्ड पावर आपके स्ट्रांग हो, वर्ड्स पावर आप जितना जानो उतना फायदा होगा, वो आपको करने हैं। तो इसमें से क्या है आपका वर्ड पावर का, ये तो ये आपका ग्रामर का रूल मायने रखता है। तो यहाँ पॉज करो, स्क्रीन को मैच करो। इसमें आपका जो क्या है प्लूरल इसको बनाना है, तो इसमें मीनिंग मायने रखता है। अब देखो प्लूरल दे दे, एंटोनिम दे दे, सिनोनिम दे दे, या फिर आपका ये जो मैस्कुलिन से फेमिनिन, ये सारे के सारे वर्ड पावर आपका मायने रखता है। वर्ड पावर ये आपके लिए जरूरी होता है। तो इसको स्क्रीन को ये है देखो, इसमें हमने सेंटेंस आपको खुद बनाना है। हमने ये जो आपका था सिंगुलर था उससे हमने प्लूरल बना दिया, इरेटम था तो इराटा इसको कर दिया, पासर वाई था पासर वाई, तो ये सारे जो हैं ये कर दिया गया। कुछ उसमें देखो इसमें है, कुछ आपको लकी आप हुए तो आपको वो, क्योंकि वर्ड पावर क्या है ना कि अब हर के पास इतना आप लाखों मीनिंग हजारों मीनिंग तो स्टैंडर्ड माना जाता है कि 5 टू 10,000 जिसे मीनिंग याद है तो बहुत सारी चीजों को वो कर ले सकता है। ठीक है, ये सेंटेंस करेक्शन वाले हैं। तो एक्चुअल में ग्रामर जो मैं मानता हूं, जो 15 मार्क्स का ही ग्रामर एक्चुअली है, 25 मार्क्स आप इसमें आता है लेकिन 15 मार्क्स ग्रामर, बाकी यदि देखोगे 10 मार्क्स तो वर्ड पावर पर आपका डिपेंड करता है। तो इसको स्क्रीन को पॉज करो और देखो, डे 15 का क्वेश्चन ये है, स्क्रीन को पॉज करो और उसे सोल्व करो। ठीक है, डे 15 का फिर ये आपको इसको फेमिनिन बनाना है और सेंटेंस फेमिनिन से ये, तो स्क्रीन पॉज करो और बनाओ। ये आपका सेंटेंस करेक्शन है, इसको स्क्रीन पॉज करो और आप इसको सोल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अ रिपोर्ट इन अप्रोक्सीमेट 200 वर्ड्स ऑन द गिवन टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। वर्तमान में जो, अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया यदि ये कहोगे तो इसमें से आपका ओपन दिया। अब करंट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होता तो आपको करंट पे फोकस अधिक करना पड़ता, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट जैसा है तो हिस्टोरिकल थोड़ा सा दे सकते हो। देखो कहीं ना कहीं होता ना अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन 2021, तो आपको 2021 में ही फोकस करना पड़ता। इसमें ऐसे जैसा ये नहीं करोगे कि यदि 2021 का दिया हुआ है तो आप मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो किल कर दिए 90-50 वाले में नहीं। इसमें से जो है आपको यदि ये ओपन दिया गया है, ज्यादा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, तो इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ये, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेजर वेटेज दोगे वो करंट ट्रेंड का दोगे। अब इसमें क्या है, इकोनॉमिक सर्वे को कोट करना आपको होगा, या जो भी है बजट वगैरह में क्या प्रोविजंस किया गया है ये है। तो इकोनॉमिक सर्वे को यदि आप कोट कर सकते हो तो ये ज्यादा, या फिर मान के चलो कि कोई रिपोर्ट्स आया, कोई कमिटी का फाइंडिंग्स आया तो ये करो। देखो मैं इसमें से जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं, हमने जो भी 90 प्लस टारगेट रखा कि यस आप ग्रेजुअली जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, मैं जान रहा हूं कि ये लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो कि कैपेबल हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मेरे से अच्छे कैपेबल हैं, और मैं प्रिपरेशन आपको करवा रहा हूं लेकिन मेरे से भी कैपेबल हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है, मैं एवरेज कैंडिडेट को गाइड कर रहा हूं कि यस आपका टारगेट ये होना चाहिए, इससे आप अचीव कर सकते हो, तो इस पर आप लिखो। नेक्स्ट है आर्गुमेंट लिखना है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इज बेन फॉर इंडिया। यानी कि जो अभिशाप है, जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज है वो अभिशाप है। तो आप इसको अगेंस्ट में भी लिखना है कि अभिशाप नहीं है, इनफैक्ट सही है, सही है। अब देखो उसमें से दोनों चीज में आपको ये करना पड़ेगा। कमर्शियलाइजेशन यदि हेल्थ केयर बेन है तो इसका मतलब है कि जो पुअर और डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको सही सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल रही है।
लेकिन यदि बून है, बेन नहीं है, मीन्स बेन नहीं है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं वो एडवांटेज जो पूरे हाफ़ाज़र्ड मैनर में चल रहा है, गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने रिसोर्सेज़ नहीं है, तो कहीं न कहीं कमर्शियलाइज़ेशन जो है, वो बहुत हद तक सपोर्ट कर रहा है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल लो कि मान के चलो कि सारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कर दे कि आपको इंडियन रेलवे से ही ट्रैवल करना है, कोई भी फ्लाइट से नहीं जाएगा, कोई भी बस से नहीं जाएगा, तो समझ सकते हो कि कितना प्रॉब्लम होगा ट्रेनों में। आपके पास पैसे हैं बट स्टिल सम टाइम देखो आप अभी आदमी ट्रैवलिंग कम कर दिया, लेकिन नॉर्मल ट्रैवलिंग टाइम में यदि ट्रेन से आप देखो, मेजोरिटी ऑफ जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो मेजोरिटी ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं। यस, जैसे अब लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल होती है तो मैं खुद देखता हूँ कि लास्ट 5 ईयर्स से देख रहा हूँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होता है, सपोज 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, तो या फिर इमरजेंसी है तो कम डिस्टेंस, अदरवाइज देखो मैक्सिमम जो 1000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है, 1000 या 1500 किलोमीटर तक का, तो यदि आपके पास अच्छी ट्रेनें उपलब्ध है तो बेटर होता है ट्रेन। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो राजधानी ट्रेन एक्सप्रेस ये है, और या फिर कहीं और से, जैसे फॉर एग्जांपल इलाहाबाद से दिल्ली जाना, तो सबसे अच्छा ट्रेन है, दो ट्रेन मान के चलो कि प्रयागराज और ये से गया। तो अब जस्ट इमेजिन करो कि कुछ लोग उसमें फ्लाइट से भी जा रहे हैं, कुछ लोग हैं बस से भी जा रहे हैं, कुछ लोग अपने प्राइवेट व्हीकल, लेकिन गवर्नमेंट ये कर दे कि सबको रेलवे से ही जाना होगा, तो जिसके पास पैसे भी होंगे, तो पैसे होने के बावजूद भी आप सर्विस नहीं ले पाओगे, उसमें है ठेल-ठाल करके किसी ढंग से पहुँचोगे, तो वो ऑलरेडी आप फ्रस्ट्रेट हो गए, अदरवाइज़ प्रॉपर तरीका से गया, वो अपना काम करेगा। तो कमर्शियलाइज़ेशन जो सही भी है और बेन भी है, तो आप ये करोगे कि 4 में लिखोगे तो बेन आपको दिखाना है कि ये शोषण कर रहा है, बहुत सारा शोषण हो रहा है। लेकिन जब अगेंस्ट में लिखोगे, तो अगेंस्ट में लिखोगे तो ये बेन नहीं लिखोगे कि बेन नहीं है, इनफैक्ट ये बेनिफिशियल है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ये बेनिफिशियल है, ठीक है? तो इस पर आपको लिखना है। जो पेड सब्सक्राइबर हैं वो लिख करके देखो, हमने जो पेड सब्सक्राइबर वाले में, उनमें हमने जो पेपर 2 का हमने बोला आपको 30 टॉपिक्स जो है हम चेक करेंगे, ठीक है? तो आप जो भी पेड वाले हो, आप अपना जो पे किए हो, तो 30 आप टॉपिक्स जो है वो चेक करवा सकते हो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालो, और जो भी आपके पास पर्सनल क्वेश्चन है वो आप इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क करो, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669, जिन्हें भी टेस्ट देना है वो आप इन दोनों नंबर पे संपर्क कर लो, ठीक है? और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप टेस्ट वगैरह लिखो, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो, बाद में देखो पछताने से कुछ नहीं होता। यदि आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आप कुछ एक्सपेंडिचर कर सकते हो, कुछ एक्सपेंडिचर यदि करने से सपोर्ट आपको मिल जा रहा है तो वो करो। अब देखो, हर कोई क्वालिफाई नहीं करेगा, ये मैं भी जानता हूं और ये आप भी जानते हो कि सीट्स जितने हैं उतने ही लोग, लेकिन आप ये क्यों कि सिलेक्शन में आप क्यों नहीं हो, दैट्स द थिंग ना, कि आप थोड़ा सा पुश करो। हर कोई जो है यहाँ मैक्सिमम, कुछ एक्सेप्शन मैंने बोला, कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो शायद वो सारी ये फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई कर जाते तो फर्स्ट रैंक लाते, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मेडिकल फिजिकल में ही गड़बड़ हो जाते हैं, मेडिकल फिजिकल में ही छट जाते हैं। लेकिन आप क्यों, आप यदि इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा सा पुश करो, कुछ पैसे लगा करके यदि किया जा सकता है तो उसको करो। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, जो भी आपको अच्छा लगता है अच्छा कमेंट करो, खराब लगता है खराब कमेंट करो, लेकिन ये करो, ऐसा नहीं मैं हमेशा बोलूंगा कि यस अच्छा ही है, मेरे से जो हो सकता है मैं सुधार करने की कोशिश करता हूँ, जो प्रोवाइड हो सकता है, जो क्षमता है वो उसके अनुसार करता हूँ। ओके, थैंक यू।